राम राम साहब। देखो, हम पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। इकोसिस्टम के बारे में हमने समझा था कि पारिस्थितिकी होती क्या है ना। इसके अंदर कौन कौन से घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। साथ ही हम देख रहे थे कि भैया किस प्रकार से खाद्य श्रृंखला, देखो खाद्य श्रृंखला फूड चेन जो है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। कि भैया जो जीव हमारी पृथ्वी पर हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारे ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, किस प्रकार से पोषण के आधार पर। भैया सीधी सी बात है कि एक दूसरे पर आश्रित क्यों रहेंगे, पोषण के आधार, पोषण के लिए रहेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को एक चीज बताई कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सारे जीवों की अगर हम बात करें तो सारे के सारे जीव केवल दो कार्य करते हैं, और दो कार्य करने के साथ साथ, मतलब अगर केवल दो कार्य भी करेंगे अगर, तो भी क्या रहेंगे भैया, जीवित रह सकते हैं पृथ्वी पर। क्या? एक तो अपना पेट की पूजा करना, मतलब भोजन करना, है ना। दूसरा नई संतान की उत्पत्ति, दो चीज केवल। तो इन्हीं दोनों के लिए आपसी संबंध सबसे मेन चीज है, पोषण, जो एक दूसरे से लेते हैं। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत या इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, पारितंत्र की बात करें, तो पारितंत्र के अंतर्गत जो एक दूसरे पे निर्भरता है फूड चेन के थ्रू हो जाती है भैया। कि भैया कौन उत्पादक है, कौन अपने भोजन का या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। फिर दूसरा कौन, उनसे क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं भैया, प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं जो उसका यूज करते हैं भैया, पोषण जो उपभोक्ता है उनसे, सॉरी उत्पादक है उनसे को प्राप्त करते हैं। फर्स्ट हमने देखा भैया उत्पादक, प्रोड्यूसर। उत्पादक जो है, इनसे पोषण कौन प्राप्त करते हैं भैया, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं भैया, द्वितीय उपभोक्ता, जो इनसे और इनसे दोनों से प्राप्त करते हैं। फिर तृतीय उपभोक्ता होते हैं भैया, जो इनसे और इनसे, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनके साथ में एक कड़ी ये हो गई, दूसरी कड़ी और तीसरी कड़ी होती है क्या, डिकम्पोजर या अपघटक। क्या होते हैं भैया, डिकम्पोजर या अपघटक। डिकम्पोजर अपघटक क्या करते हैं भैया, इन सबका जब ये डेड हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, मृत होने के बाद में इनकी से कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, डिकम्पोजिंग करते हैं कौन, अपघटक, बैक्टीरिया वगैरह, जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये आपस में कई प्रकार से संबंधित है। देखो ये एक तो ये फूड चेन हो गई, ये तो चेन हो गई कि भैया पोषण के लिए कौन किस पे निर्भर है। लेकिन दूसरे तरीके से हम बात करें तो एक दूसरे पर निर्भर कि भैया एक स्वपोषी, मतलब खुद का भोजन बनाने वाला। फिर एक परपोषी, परपोषी या विषमपोषी, कि कई प्रकार से दूसरों पर आश्रित होने वाला। अब विषमपोषी के अंदर हम पढ़ रहे थे भैया, एक तो परजीवी, पैरासाइट्स, जो पूरे तरीके से दूसरे पर आश्रित होते हैं। हमने एक चीज देखी भैया, सहजीविता, जो क्या भैया आपस में एक दूसरे के सहयोग से, भैया ये इसको फायदा पहुंचाएगा, ये इसको फायदा पहुंचाएगा, सहजीविता, सिम्बायोसिस, वो हो गए भैया। तो ये हम देख रहे हैं कि भैया किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है जीव, ऑर्गेनिज्म, वो हम बात कर रहे थे, उस संबंध के बारे में हम बात कर रहे थे। चलो देखते हैं हम उसके बारे में। उसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया था, है ना, सिम्बायोसिस पढ़ लिया था। देखो जीव संबंध के बारे में हम बात कर रहे थे, जीवों के संबंध के बारे में बात कर रहे थे, है ना, जीवों के संबंध के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि दो प्रकार से होता है, और किस आधार पे होता है, पोषण के आधार पे होता है। सबसे पहले हमने देखा था स्वपोषी, स्वपोषी देखा था, ऑटोट्रॉफ्स, और दूसरा होता है विषमपोषी, हेटेरोट्रॉफ्स। दूसरा क्या होता है भैया, विषमपोषी, हेटेरोट्रॉफ्स। अब इनके अंदर स्वपोषी, सीधे सीधे शब्दों में हम बात करें कि जो जीव प्रकाश, ये भी बता दिया था मैंने आप लोगों को, कि जो जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके या केमिकल रिएक्शन के करके अपना स्वयं का भोजन बना ले, सीधी सी बात, वो क्या कहलाएंगे भैया, स्वपोषी कहलाएंगे। अब इसमें कौन हो गए, तो जितने भी प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव हैं, प्रकाश संश्लेषी,
फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने वाले ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे भैया? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब इसके अंदर आ जाएंगे। सारे प्लांट्स, शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी इसके अंदर आ जाएगा। सारे शैवाल नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जो मोनेरा किंगडम का सदस्य है। साथ ही कीमियो ऑटोट्रोपिक है ना, रसायन संश्लेषी। एक भी पेन सही नहीं चली रही आज। रसायन संश्लेषी, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं भैया? केमिकल रिएक्शन के द्वारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। देखो मैं यही बात आपको बता रहा था कि कोई भी जीव जो है, ऑर्गेनिज्म है, वो पोषण क्यों आवश्यकता होती है पोषण की? कोई बताएगा मुझे कि क्यों पोषण की आवश्यकता होती है किसी भी जीव को? एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, कि वो जितनी भी दैनिक क्रियाएं कर रहा है, वो दैनिक क्रियाएं जो है, वो पेन लेके आ जाना। दैनिक क्रियाएं हैं जो है, वो दैनिक क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा चाहिए, कोई सा भी कार्य हो। सुबह से हम उठते हैं भैया, सुबह उठने से ही सबसे पहले क्या करते हैं? हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं। उठने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो ऊर्जा कहां से आएगी? फिर उसके बाद में मान लो कि भैया हम एथलीट हैं, दौड़ने वाले लोग हैं, दौड़ने भागने वाले, तो दौड़ने भागने जाएंगे भैया, उसके लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरा काम करने, घर में कोई हाउस वाइफ है, खाना वाना बनाने के लिए दिन भर काम करती रहती है, उसके लिए भैया भोजन चाहिए उसको, मतलब एनर्जी चाहिए उसको। तो ये एनर्जी क्यों आएगी? कहां से आएगी? वो एनर्जी आएगी पोषण से ना। पापी पेट की तो लड़ाई है सगड़ी, आखिर में जिन काम कही है भोजन करना। अरे सारा कार्य जो हम करते हैं वो किस चीज के लिए करते हैं? अच्छे भोजन के लिए, जिससे हमको क्या मिले भैया? एनर्जी मिले। गुलाब जामुन, आलू बड़ा, रसगुल्ला, है नहीं, है कि नहीं? ये सबसे एनर्जी मिलती है भैया हमको, इसलिए हम इनका क्या करते हैं? सेवन करते हैं। अब कोई सी भी चीज हो, जीवित चीज, एनर्जी किससे मिलेगी? जीवित चीज से ही मिलेगी। मृत मतलब निर्जीव चीज से, जो बायो के अंदर नहीं आ सकता, मतलब जीवन जिसके अंदर नहीं है, सीधी सी बात, उसका वो क्या नहीं करेगा भैया? उससे एनर्जी हमको प्राप्त नहीं हो सकती। अब ये टेबल को खा के, है ना, ये पेन को खा के, प्लास्टिक को खा के, इनसे एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी का सोर्स लिंडमान ने बताया था कि भैया सबसे पहले किनको मिलती है एनर्जी, है ना? 10% के नियम में इन्होंने बताया कि भैया जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं भैया? एनर्जी बनाते हैं, है ना? पोषण प्राप्त करते हैं अपना किससे भैया? सूर्यताप से। सूर्यताप से फिर इनको खाने वाले, फिर उनको खाने वाले, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, वो एनर्जी मिलती है ना? पहला कार्य हो गया ये। दूसरा, इसी के आधार पे कि भैया ये जो एनर्जी मिल रही है, ये एनर्जी एक दूसरे से कैसे प्राप्त करते हैं, वही चीज यहाँ पे है, वही संबंध है भैया, कि हम किसी ना कोई भी व्यक्ति अगर कुछ प्राप्त कर रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है, तो वो किसी उत्पादक को छोड़कर, किसको छोड़कर? उत्पादक को छोड़कर, या प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी को छोड़कर, जितने भी जीव पोषण प्राप्त करते हैं वो एक दूसरे जीव से ही प्राप्त करेंगे, अन्यथा किसी से नहीं कर सकते। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? देखो यहां भैया, और सारे जीव जो हैं, वो सारे के सारे जीव किस फॉर्म में ऊर्जा लेते हैं? एटीपी के फॉर्म में, एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। यही ऊर्जा बनती है भैया हर जीव के अंदर। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरे को एनर्जी की आवश्यकता। आप रनिंग करने जाते हैं, तो रनिंग करने के, जब रनिंग करते हैं आप, तो आपकी श्वसन दर भी बढ़ जाती है और आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, दोनों एक साथ इसलिए बढ़ती है भैया कि हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, और फिर आपको भूख भी लगती है, ग्लूकोज की मात्रा भी चाहिए आपको, है ना? ग्लूकोज के फॉर्म में कोशिका के अंदर जाएगा भैया पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज के फॉर्म में जाएगा। वो ग्लूकोज के फॉर्म में जाने के बाद में भैया वहां पे ऑक्सीजन आएगी, तो ऑक्सीजन श्वसन के थ्रू आएगी। ऑक्सीजन किसके थ्रू आएगी? श्वसन के थ्रू आएगी। श्वसन के थ्रू ऑक्सीजन जाएगी, और जो हमारा जो ब्लड है हमारे शरीर, वो ऑक्सीजन को लेके कौन जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। और ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हृदय करता है भैया। तो जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, और एनर्जी वेस्ट होगी तो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी, और उतनी स्पीड से पहुंचाना पड़ेगा। तो पाचन और श्वसन और सारी क्रियाएं जो है एक साथ सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से, है ना? और वो आप फिर आखिर में अंततः क्या बनता है? हमको एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज का दहन होता है। श्वसन क्या है? एक दहन की प्रक्रिया है। क्या करता है? ग्लूकोज के अणु को जलाता है,
कोई भी चीज अगर जलती है तो किस चीज की उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगी, अन्यथा नहीं जल पाएगी। कोई भी चीज, किसी भी चीज का अगर दहन होगा तो किसका उपस्थिति में होगा? अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो दहन नहीं होगा किसी भी चीज का। चाहे आप करके देखें, हमने स्कूल टाइम पे एक प्रयोग करके देखा, भैया एक मोमबत्ती जलाई, उस पर उल्टा करके ग्लास रख दिया हमने, तो थोड़ी देर जली, उसके बाद में वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाती है। आई बात समझ में? कार्बन भी जलेगा, जलने के बाद में भैया वो CO2 के फॉर्म में उससे गैस निकलेगी, तो यहां भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है कि नहीं है? है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो भैया सीधी सी बात है, किसी चीज का दहन नहीं होगा। और दहन होने से क्या मिलती है भैया? हमको एनर्जी मिलती है, शरीर के फॉर्म में मिलती है, वो ATP के रूप में मिलती है ना। तो यही एनर्जी बनाने के लिए पोषण लेना पड़ता है, और पोषण के लिए आपस में जीव एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और वही संबंध अपन देख रहे हैं। स्वपोषी समझ में आ गया आप लोगों को? प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव ये खुद का पोषण बनाते हैं, ये खुद अपना भोजन बनाते हैं। और मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि विषमपोषी जो है ये क्या करते हैं? बनाते नहीं, दूसरों से डायरेक्ट ग्रहण करते हैं। ये अपना भोजन बनाते नहीं है, दूसरों से डायरेक्ट भोजन ग्रहण करते हैं। अब इसके अंदर हम देख रहे थे, चलो विषमपोषी के अंदर हम हेटेरोट्रॉप्स के अंदर कई संबंध देख रहे थे। कई संबंध में हमने सबसे पहले देखा था भैया सहजीवी संबंध या सहजीविता, सिम्बायोसिस, है ना। क्या देखा था? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब कि भैया यहां दो जीव आपस में रहते हैं और दोनों को फायदा होता है एक दूसरे से। यहां क्या होता है? दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। कैसे भैया? इसका उदाहरण मैंने आप लोगों को दे दिया था कि भैया लाइकेन सबसे बड़ा उदाहरण इसका। लाइकेन दो जीवों, लाइकेन एक अलग जीव है लेकिन ये दो जीवों से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है? एक कवक और फंजाई या शैवाल। अब शैवाल जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं कुछ शैवाल, और कवक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर सकता। ये अपना भोजन बना सकता है लेकिन ये एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, इसके अंदर गुण नहीं है स्थिर रहने का। तो इसको कौन मिलता है इसके साथ में? शैवाल मिलता है, सॉरी इसको कवक मिलता है भैया, इसको फंजाई मिलता है। और फंजाई जो होते हैं आधार प्रदान करते हैं किसको? शैवाल को। मतलब सीधी सी बात है कि जो कवक है वो इस शैवाल को रहने की जगह देता है, और शैवाल क्या करता है? उसके लिए भोजन बनाता है। आई बात समझ में? कि मेरा घर है यहाँ पे, अब मेरा घर है भैया और कोई व्यक्ति आया बाहर से रहने के लिए, मैंने उसको बोल दिया कि एक काम करना, तू किराया मत देना, मेरे यहाँ आके मेरा खुद का खाना भी तू बना लिया करना। तो भैया मैं बिजी आदमी, अंबानी अडानी का साथ में बैठा हुआ, सीधी सी बात है अपनी। अभी बाबू अडानी जो है बहुत दुख में है, तो रोज मिलने जुलने वाले से तो हूँ कहाँ रोटे पानी बनाऊं भैया, सीधी सी बात है। हमारे घर इतना टाइम नहीं है। अभी एक घंटा इसीलिए जल्दी आ गया था, मोदी जी की मीटिंग में गया था। दिख रहा ना आज टिप टॉप, तू पूछा था कहाँ गया था, तो इसीलिए मैं बताया कि मोदी जी के साथ मीटिंग थी मेरी, तो वहां गया था मैं। अब बिजी आदमी भैया कद रोटी बनाऊंगा, हमारी खुद की नहीं बना सकता। तो भैया मैंने क्या करा, मेरे घर पे रहने के लिए किसी व्यक्ति को रख लिया कि भैया तू क्या करना, भोजन क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बोला मेरे को? तो क्या बोला भैया, भोजन बना लेना तू और मैं तेरे को क्या रहने की जगह दे रहा हूं। तो ये एक सहजीवी संबंध हो गया, मतलब साथ में रहना एक दूसरे के। आई बात समझ में? तो लाइकेन समझ में गया। दूसरा यहां एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, इसका उदाहरण सहजीवी का एक उदाहरण होता है प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया। प्लांट के साथ में कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। हाँ, प्लांट और राइजोबियम। अब ये क्या है भैया, कुछ प्लांट होते हैं जो पर्यावरण नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यक, नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी प्लांट को अत्यधिक आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है भैया। अब नाइट्रोजन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वायुमंडल से या पर्यावरण से, एटमॉस्फेयर से भैया नाइट्रोजन को लेने में अक्षम होते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते डायरेक्ट नाइट्रोजन को। तो क्या होता है कि कई प्रकार से, जैसे कि भैया ये तो राइजोबियम बैक्टीरिया तो सहजीवी संबंध बना के किसी प्लांट के साथ, जैसे दलहन प्लांट की अगर बात करूं, बहुत सारे दलहन पौधे हैं। हाँ,
सबसे अच्छा उदाहरण है चने का प्लांट दलहनों के अंदर। उसके अंदर क्या होगा कि उसकी जड़ के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया की गांठ पाई जाएगी, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। काय में परिवर्तित कर देता है भैया? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रेट में परिवर्तित करके, और नाइट्रेट जो है वो प्लांट जो है आसानी से उसका एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो भैया प्लांट के लिए तो फायदेमंद है ना राइजोबियम। अब नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी, प्लांट अच्छे से भोजन बना लेगा, और भोजन बना लेगा तो थोड़ा बहुत इसको भी दे ले भाई, तूने मेरे को नाइट्रोजन से नाइट्रेट दी, तू भी भोजन कर ले मेरे साथ में, दोनों का आपसी में दोनों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हो गया भैया? सहजीवी संबंध हो गया। क्या हो गया? ये सहजीवी संबंध हो गया। ऐसा ही एक दो जीव और होते हैं भैया। एक एडेंसिया होता है, एडेंसिया जो सिलेंड्रेटा संघ का जीव है ना, इसका जीव है सिलेंड्रेटा संघ का। ये सहजीवी संबंध में रहता है किसके? केकड़े के, क्रेब के साथ सहजीवी संबंध। ये कौन सा है? एनिलिडा। क्या विशेषता ऑर्थोपोडा की? पढ़ा कि नहीं? प्लांट किंगडम पूरा, एनिमल किंगडम पढ़ा पूरा? तो भेरू बताए नहीं फिर? आगे आगे पार्ट में, पीछे पीछे सपाट। कल डंडा लेके आना देवराज हो, कल याद से नित्य को सुतूंगा सबसे पहले मैं। पूरा का पूरा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम सब पढ़ा दिया, उसके बाद में भी तुम मुंह देख रहे हो एक दूसरे का। तो एडेंसिया और केकड़ा जो है या क्रेब जो है, ये आपसी क्या करते हैं भैया? सहजीवी संबंध गुजारते हैं अपना, है ना। केकड़े की पीठ पे एडेंसिया जो होता है क्या करता है भैया? रहता है। तो ये हो गया सहजीवी संबंध। आगे बात समझ, इसमें दोनों जीव जो होते हैं दोनों को फायदा होता है एक दूसरे से। चलो अगला देखते हैं, सहभोगी। अगला संबंध क्या होता है भैया? सहभोगी। अगला संबंध क्या होता है? सहभोगी संबंध होता है। कॉमन सेलिज्म बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं भैया? कॉमन सेलिज्म। सहभोगी के अंदर क्या होता है? कॉमन सेलिज्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो सहभोगी में एक जीव जो होता है उसको फायदा होता है, लेकिन दूसरे जीव को कोई नुकसान नहीं होता है इसके अंदर, है ना। एक जीव जो होता है उसको फायदा होता है, दूसरे को किसी प्रकार से ना कोई नुकसान और ना उसको कोई फायदा होता है। धर्म का काम करता है, पुण्य का काम करता है बस। जैसे इसका उदाहरण है आर्किड का पौधा। आर्किड के पौधे की अगर बात करूं तो ये किसी प्लांट के ऊपर उगाता है। क्या करा देता है भैया? किसी एक प्लांट के ऊपर उगाता है। अब उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, उससे पोषक तत्व का एब्जॉर्प्शन नहीं करता। ये अपना पोषण, अपना प्रकाश संश्लेषण खुद करता है। केवल और केवल वो दूसरा जो प्लांट है, वो प्लांट अपना जो पानी का, मिनरल्स का अवशोषण करेगा, उसमें से थोड़ा बहुत ये ले लेगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि भैया रिश्तेदार मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ रह रहा हूं, मेरा घर है, मामा का लड़का है भैया, 1 महीने के लिए आ रहा है मेरे पास रहने के लिए, है ना। अब मैं ना उससे किराया ले सकता हूँ, ना मैं उसको खाने का मना कर सकता हूँ। चलो खाने पीने का वो लेके आया अपने साथ में, तो ना मेरे को नुकसान हुआ क्या उससे कुछ, किसी प्रकार। हालांकि रिश्तेदार से नुकसान तो होता है बहुत, लेकिन एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि मान लो कि मेरा मित्र है, मेरे पास रहने के लिए आया भैया 1-2 महीने के लिए, तो मैं ना उससे पैसे ले रहा हूँ, ना वो मेरे को कोई परेशान कर रहा है, अपना काम करने जा रहा है, केवल रह रहा है मेरे साथ में क्या कर रहा है? केवल रह रहा है। ना मेरे को उससे परेशानी है, ना मेरे को उससे कोई फायदा है, ना उससे मेरे को नुकसान है, क्योंकि दोस्ती में तो फायदा होता ही नहीं है। नुकसान भले बहुत सारे होते हैं, है ना। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे को तेरी दोस्ती का एक फायदा गिना दे, नुकसान में कहने कितने गिना सकता हूँ? फायदा नहीं गिना सकता, तो होता ही नहीं है ना फायदा, दोस्तों से क्या फायदा होता है? ठीक है। तो आर्किड का पौधा किसी भी प्लांट के ऊपर क्या करता है भैया? उगाता है। हाँ, समझ सकता हूं मैं तुम दोनों का, तुम्हारा संबंध सहजीवी संबंध है नहीं। आर्किड का पौधा होता है, वो प्लांट के ऊपर क्या करता है भैया?
उग जाता है और ना उसको नुकसान करता है। जैसे कि एक उदाहरण दूं दूसरा में अमरबेल का। अमरबेल जो है प्लांट के ऊपर फैल जाती है और उसको क्या करती है, नुकसान देती है ना। उसके अंदर चूसक सकिंग रूट्स होती है उसके अंदर। वो सकिंग रूट्स क्या करते हैं, वो प्लांट जो अपना पोषण बनाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है, वो कार्बनिक पदार्थों को वो अमरबेल क्या कर देती है, चूस लेती है भैया। हाँ, वो सहजीवी के अंदर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक पक्षी होता है जो मगरमच्छ के साथ सहजीवी संबंध बना के रहता है। कैसे? मगरमच्छ पूरा मुंह खोल देता है यूं, और वो पक्षी जो है क्या करता है, उसके जो दांत में फंसा हुआ मांस रहता है उसको नोच नोच के खा लेता है। अब वो उसको नहीं खाता है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि इसके मेरे को फिर जरूरत पड़नी है। अगर मैं इसको खा जाऊंगा तो दूसरे मेरे पास वापस नहीं आएंगे। वो दांत साफ करता है उसका, तो वो भी एक प्रकार का सहजीवी संबंध हो गया। तो पक्षी को भोजन मिल रहा है, बना बनाया, कहीं से उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसको मालूम है कि भैया मगरमच्छ के दांत में कुछ तो फंसा होगा, इतना नॉनवेज खाता है तो, है ना। नॉनवेज ज्यादा फंसता है, जिसने खाया उसको पता है। अब भैया वो ऐसा खोल के रखता है, वो बंद नहीं करता है, किनारे पे आके पड़ा रहता है, और वो पक्षी जो होता है उसके अंदर से खाता रहता है, नोच लेता है, पूरे उसके दांत साफ हो जाते हैं, है ना। वो उसका ब्रश कर देता है वो, और उसको क्या मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। आई बात समझ में? तो वो एक प्रकार का सहजीवी संबंध हो गया। वहां दोनों को फायदा है, जहां दोनों को फायदा है। यहाँ किसी को फायदा नहीं है, सॉरी, एक को फायदा है लेकिन किसी को नुकसान नहीं है। ये सहभोगी हो गई, कॉमन सेलिज्म हो गया। ये क्या हो गया? कॉमन सेलिज्म। आई पिक्चर समझ में आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत है? इतना समझ में आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आ रहा है। क्या होता है इसके अंदर कि एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति जो है अप्रभावित रहती है। उदाहरण, एक मछली भी है, इसका एक उदाहरण और लिख लेना। शार्क के ऊपर एक अमोरा मछली होती है। अमोरा जो शार्क के साथ में सहभोगी संबंध बना के रहती है। किसके साथ में? शार्क के साथ में। इसको सकिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है ना, लिख लेना ये रिमोरा, है ना। सॉरी, अमोरा नहीं, रिमोरा है। रिमोरा लिखना भैया, रिमोरा। शार्क के साथ में सहभोगी संबंध बना के रहती है भैया ये। हाँ, शकिंग फिश, चूसक मछली। अब देखो यहां कैसे सहभोगी संबंध है। इसको पोषण मिलता है शार्क से, लेकिन शार्क को किसी प्रकार से ना इससे कोई फायदा है ना इससे कोई नुकसान है, कुछ भी नहीं है। ये इससे पोषण प्राप्त कर लेती है इसके ऊपर रह के, लेकिन इसको ना इसको नुकसान पहुंचाती है और ना इसको फायदा पहुंचाती है। तो ये दो एग्जांपल हो गए, एक आर्किड हो गया, एक रिमोरा मछली हो गई भैया, है ना। इसको चूसक मछली या सकिंग फिश भी कहा जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब अगला होता है परजीविता या पैरासिटिज्म या परजीवी, पैरासाइट्स। जो सजीविता, सॉरी, परजीविता। परजीविता एक प्रकृति हो गई, एक संबंध हो गया, इसको पैरासिटिज्म कहा जाता है। और जो इसमें इसके अंदर जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया? परजीवी, पैरासाइट्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? परजीवी, पैरासाइट्स। यहां पिक्चर क्या है? पैरासिटिज्म के अंदर पिक्चर क्या है? इसके अंदर पिक्चर है भैया कि एक को फायदा और दूसरे को नुकसान। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर संबंध कैसा है? एक को फायदा और दूसरे को नुकसान। परजीविता के अंदर किसका? शेर और किसका? वो परजीवी है। अमरबेल, बैक्टीरियाज, जितने भी बीमारी होने करने वाले बैक्टीरियाज हैं वो सब इसके अंदर। हम खुद भी हैं, परजीवी हैं। हम क्या है? परजीवी हैं। लाया मुर्गा काट दिया भैया, उसका तो नुकसान हो गया, उसका जीवन चला गया क्या? अरे गया कि नहीं गया उसका जीवन? तो मैडम गया ना, बेचारे का जीवन चला गया, खत्म खेल। गोभी लाए, आलू लाए, उनका तो जीवन चला गया ना, उस प्लांट का तो जीवन चला गया कि नहीं चला गया? जीव को मार के खा लेते हो आप लोग, नहीं खाना। खाना छोड़ दो, मैं फिर बता रहा हूं, सही में सही व्यक्ति वही है, सही जो पापी नहीं है वो वही है जो खाना खाना छोड़ दे, भोजन करना छोड़ दे।
तो क्या मैंने क्या बताया, हमारे साइंस के हिसाब से जब कोई पोषण प्राप्त करता है तो वो किसी न किसी जीव से ही प्राप्त करता है। तो प्लांट वगैरह खाना नहीं चाहिए, सब्जियां साग सब्जियां नहीं खानी चाहिए, नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए, पापी हो, पापी मत बनो, है ना। मैं कहाँ खाता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं खाता हूं, मैं ऑक्सीजन पे थोड़ी है, मैं ऑक्सीजन पे जिंदा थोड़ी रहता हूं, मेरे को तो मेरा बाबू जिंदा रखता है। बाबू मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है भैया, क्या। तो तू तो खाना खाता ही नहीं है, ये भी इसके बाबू के ऊपर डिपेंड है, इसका बाबू इसको जिंदा रखता है। कैसे बोल रहा बाबू मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तो ऑक्सीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब है ऑक्सीजन तो किसी काम की नहीं, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता मैं। तो समझ जाओ अब यहाँ पे, है ना, परजीविता समझ में आया आप लोगों को कि भैया क्या होता है कि एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान। वो परजीवी सारे व्यक्ति, हम सब परजीवी के अंदर ही आते हैं। देखो विषम पोषी जो है बहुत सारे जो है परजीवी के सबसे ज्यादा संख्या है इनकी, कि दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा कर लेते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और जरूरी भी है। खाद्य श्रृंखला जो है, खाद्य श्रृंखला अगर व्यवस्थित ना होगी तो पारिस्थितिकी जो हमारा इकोसिस्टम है वो स्थायी और व्यवस्थित नहीं होगा। जितनी जटिल खाद्य श्रृंखला होगी उतना ही जटिल क्या होगा भैया, या जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी। देखो जैव विविधता का मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहां समझना जा रहा है, दोनों दो तीन चीजें एक साथ में आके मिक्सचर हो रही है। पहला शब्द मैंने बोला कि भैया जहां ज्यादा खाद्य मतलब जीव ज्यादा होंगे, मतलब ज्यादा जीव होंगे, इसका मतलब क्या, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। क्या होगी भैया, वहां पर जैव विविधता जहां ज्यादा होगी वहां का पारिस्थितिकी जो है, वहां का इकोसिस्टम जो है, वहां का पारितंत्र जो है अधिक स्थायी होगा। मतलब आया किसी को समझ में नहीं आया, आगे समझ में, समझना जरा। जहां जितने अधिक जीव होंगे वहां अत्यधिक पोषक तत्व होंगे, है ना, अधिक पोषण होगा, और ज्यादा जीव क्या करेंगे, एक दूसरे को खाएंगे, तो उससे पारितंत्र जो होगा क्या होगा, स्थायी होगा, अधिक स्थायी होगा और बड़ा होगा। जैसे मैं बात करूं मरुस्थल की, कई जीव बिना पोषण के ही मर जाते हैं। क्यों भैया, क्योंकि उनको दूसरे, सीधी सी बात, जैव विविधता कम है, बायोडाइवर्सिटी कम है। बायोडाइवर्सिटी अब ये इंसान में लागू नहीं होती, जहां ज्यादा इंसान होंगे वहां जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां फिर पोषण का स्तर कम हो जाएगा, वो एक बात अलग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भैया इकोसिस्टम, पारितंत्र के बारे में, कि भैया जहां ज्यादा मतलब डाइवर्सिटी होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी, जैव विविधता जहां ज्यादा होगी, जहां अधिक जीव होंगे वहां स्थायी पारितंत्र मिलेगा। स्थायी पारितंत्र का मतलब है कि वहां से पलायन नहीं करना पड़ेगा, जीवों को छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये जरूरी है, पोषण प्राप्त करने के लिए जरूरी है, बैलेंस बनाने के लिए, ज्यादा बैलेंस बना रहे, स्थायी मतलब बैलेंस बना रहे ना, सीधी सी बात है, जीवों का बैलेंस। प्लांट वगैरह को हम भैया हम पोषण प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारे बाद हमसे जिनको पोषण प्राप्त होता है उनको पोषण प्राप्त नहीं होगा, सीधी सी बात है। हो पाएगा क्या, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो प्रबल मांसाहारी है, अगर जीव ना हो तो प्रबल मांसाहारी को पोषण मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। कि खाद्य श्रृंखला का एक पूरा चक्र है जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो चक्र चलता है इन संबंधों से, सहजीवी, सहभोगी, परजीविता, इनमें सबसे बड़ा रोल होता है इनका, जो परजीवी होते हैं। जितने भी हमको बीमारी होती है वो सब हमको बीमार करने थोड़े ना आते हैं, वो हमसे पोषण प्राप्त करने आते हैं। केवल वो हमसे क्या करने आते हैं? पोषण प्राप्त करने। क्योंकि कोई ना कोई जीव कहीं ना कहीं से तो पेट भरेगा, कोई भी जीव कहीं ना कहीं से तो पेट भरेगा भैया, जरूरी है। जब पेट भरेगा तो उसको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, खाएगा तो दूसरे जीव से ही खाना पड़ेगा ना। मान लो कि कोई सा बैक्टीरिया मेरे अंदर आ गया, अब वो बैक्टीरिया मेरे को बीमार नहीं कर रहा है, मेरे अंदर से पोषण प्राप्त कर रहा है। अब उस पोषण से मैं बीमार हो रहा हूं, वो बात अलग है। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? आया पिक्चर समझ में कि नहीं? तो यहां कोई किसी की भी गलती नहीं है भैया, सब बहुत सारे जीव क्या है, परजीवी हैं। इसमें एक को नुकसान होना तय है, फिक्स है कि भैया इस जीव को नुकसान होगा ही होगा। प्लांट है, प्लांट अपना खुद का भोजन बना रहा, उसके ऊपर अमरबेल छाई हुई है। अब अमरबेल छाई, कस्कुटा बोलते हैं इंग्लिश में उसको,
है ना, कस्कूटा कहा जाता है उसको। अब वो छाई हुई है भैया। अब प्लांट अपना भोजन बना रहा है भैया कार्बन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अब वो अपना भोजन बना रहा है अपनी व्यवस्था के हिसाब से जोड़ के उसने भोजन बनाया, और भैया किसने चूस लिया? अमरबेल ने चूस लिया। उसका तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? सीधी सी बात है, उसका तो नुकसान हुआ, और अमरबेल को क्या हुआ? फायदा हुआ। तो एक प्लांट है वो परजीवी प्लांट। अब परजीवी के अंदर कई प्रकार की चीजें होती है, जैसे अगर हम बात करें परजीवी के अंदर आते हैं भैया यही सर्वाहारी सारे क्या है? परजीवी, ओमनिवोरस, सारे के सारे ओमनिवोरस क्या है भैया? सर्वाहारी, जिसको अपन बोलते, जिसमें अपन भी आते हैं, ओमनिवोरस इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। इसके अंदर क्या आ जाएंगे? हर्बीवोरस आ जाएंगे, शाकाहारी सारे आ जाएंगे इसके अंदर, हर्बीवोरस आ जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर आ जाएंगे भैया कार्निवोरस, प्रबल मांसाहारी आ जाएंगे इसके अंदर, या मांसाहारी आ जाएंगे इसके अंदर। ये सब किसके अंतर्गत है? ये सब परजीवी के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि ये दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सीधी सी बात है कि शाकाहारी है भैया, उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करेगा, साग सब्जियों से अपना, जो उत्पादक है प्लांट है उनसे अपना भोजन प्राप्त करेगा। फिर जो सर्वाहारी है ये शाकाहारी से भी प्राप्त, मतलब ये शाकाहारी जो है इनसे भी प्राप्त करेगा, और जो उत्पादक है उनसे भी प्राप्त करेगा खाद्य श्रृंखला में, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। और ये जो है मांसाहारी है, इन दोनों से पोषण प्राप्त करेगा। तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना, और एक का फायदा और एक का नुकसान हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? परजीवी के अंदर आ जाएंगे। सारे बैक्टीरियाज, वायरस तो हालांकि एक अलग ही पिक्चर है वो, वायरस की तो आई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर हुआ? और आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं पिक्चर? चलो आगे बढ़े। परजीवी समझ में आ गया, एक को फायदा और एक को घाटा। प्लांट में याद रखना, अमरबेल जो एक परजीवी पौधा है ना, कस्कूटा जो है एक परजीवी है। एक और इसमें और एक और आते हैं, वो इंसेक्टावोरस। प्लांट के अंदर कौन आते हैं? इंसेक्टावोरस, है ना, कीट भक्षी। इंसेक्टावोरस जो प्लांट नाइट्रोजन, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये प्लांट किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? हाँ, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? यहां भी पिक्चर नाइट्रोजन की है। जैसे यहां जो सहजीवी में राइजोबियम जो है दलहनी पौधों को अपना नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के दे देता है, लेकिन यहाँ पिक्चर क्या है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र में ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जो कीड़ों का भक्षण करते हैं, या कीड़ों का भक्षण करते हैं, या दूसरे छोटे छोटे जीवों का भक्षण करते हैं। कैसे? जैसे कि उनकी पत्तियां जो है वो उस आकार में बन जाती। घट पड़ने का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पीचर प्लांट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। इंस्टाग्राम पे रील भी देखी होगी आपने। ऐसा रहता है वो, उसके अंदर कोई कीड़ा आ जाता है और वो जैसे दब जाता है, और वो कीड़ा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। चिपचिपा पदार्थ रहता है उसके अंदर, वो चिपका लेता है किसी भी जीव को उसके अंदर। कई जगह पे तो बड़े बड़े जीव, मेंढक वगैरह, इनको भी क्या कर देते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जितने बड़ा प्लांट होगा उतना बड़ा उसके अंदर सिस्टम होगा भैया वो। क्यों? क्या ऐसा क्यों? किस चीज की पूर्ति करता है उससे? किस चीज की पूर्ति करता है? नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। कोई बता सकता है कि नाइट्रोजन की पूर्ति ये कीड़े खाने से या किसी के शरीर खाने से कैसे होती है नाइट्रोजन की पूर्ति? गधड़े बता। ये प्लांट जो है कीट भक्षी प्लांट जो है, ये प्लांट के अंदर आते हैं कीट भक्षी, है ना। प्लांट के अंदर होते हैं कीट भक्षी, तो कीड़े वगैरह को खाते हैं या दूसरे छोटे छोटे जीवों को खा लेते हैं, है ना। उनका क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। तो इसको किस चीज की से कमी को पूरा करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। किस चीज की कमी को पूरा करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अब नाइट्रोजन की कमी को तो भैया बॉडी के खाने से, किसी के शरीर को खाने से नाइट्रोजन की कमी कैसे पूरी होगी? क्योंकि हमारा पूरा शरीर बना हुआ है किससे भैया? प्रोटीन से, नाइट्रोजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। और प्रोटीन एकमात्र पोषक तत्व है जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, याद रखना। प्रोटीन जो है एक ऐसा पोषक तत्व है, एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो नाइट्रोजन युक्त है। केवल इसी के अंदर नाइट्रोजन पाई जाएगी, इसीलिए जटिल भी होता है बहुत ज्यादा। इसीलिए 3 जगह पाचन होता है पेट के अंदर, पाचन तंत्र में इसका।
सबसे ज्यादा जटिल है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है भैया, नाइट्रोजन होती है। तो अब सीधी सी बात है, हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। हर ऑर्गेनिज्म का शरीर किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। जब ऑर्गेनिज्म का पूरा शरीर प्रोटीन से बना हुआ है तो सीधी सी बात है उसके अंदर नाइट्रोजन भी भरपूर मात्रा में होगी, और नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होगी तो कीट भक्षी पौधे जो है वो क्या करते हैं भैया, कीड़ों को खा के अपने नाइट्रोजन जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, उसकी क्या कमी को पूरा करते हैं। तो ये भी परजीवी के अंदर आ जाएंगे भैया, दूसरों से पोषण प्राप्त भी कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं, ये स्वपोषी भी हैं ये, क्योंकि हरे होते हैं और स्व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो चाहिए वो इनको कीड़ों मकोड़ों से प्राप्त होती है। मेंढक फंस गई, सांप फंस गए, घड़ेनुमा ऐसी संरचना भी होती है इनकी। हाँ, स्वराज ट्रैक्टर के साइलेंसर जैसी, ये बंद हो जाता है, ढक्कन रहता है इसका, यहाँ आता है कीड़ा और कीड़ा आके यहाँ बैठ जाता है, यहाँ से अच्छी अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर से, रंग चटक लाल रंग बिरंगे होते हैं ये पौधे, ताकि कीड़े क्या हो इनके अंदर, इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, है ना, इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब उसको ये नहीं पता होता है कि अंत समय आ गया मेरा, इसीलिए चटक लाल रंग से दूर रहना है भैया। चटक लाल रंग से मतलब नहीं, जितने भी चटक रंग बाहर दिखते हैं ना अपने को, लाल लिपस्टिक, लाली पाउडर, ये सबसे दूर रहना है भैया। मालूम है कि वहां जाके ने मरना ही है, आई बात समझ में कि नहीं? तो भैया वही सिस्टम, अरे ये रंग बिरंगे क्यों होते हैं, कीड़ों को आकर्षित करते हैं। इसलिए बोलता हूं मैं कि बाज की तरह अगर उड़ना है तो तितलियों का सहारा लेना छोड़ दो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कोई भी बाज जो है तितलियों के पीछे नहीं रहता है, या तो छोटे मोटे जो कबूतर चिड़िया वगैरह रहती है ये तितलियों के पीछे दौड़ती है कि नहीं? अरे है कि नहीं? क्या पता, ये नहीं पता। ऐसा तो हमारे खान सर कहते हैं कि अगर बाज की तरह उड़ना है, बाज की तरह हर कोई नहीं उड़ सकता, अगर उसकी तरह उड़ना है तो नीचे धरातल पे जो तितलियां हैं छोटी छोटी, ये तितलियों के सहारा क्या करना भैया, लेना छोड़ दो। इनके साथ रहोगे तो सीधी सी बात है, लाल चटक रंग की तरफ, लाल रंग हो गया, गुलाबी रंग हो गया, पीला रंग हो गया, कोई सा भी रंग हो गया, और रंग के वो लाल पीले नहीं, लड़कों को वो कर रखा है भैया, जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तो ये रंगों की तरफ नहीं भटकना अपने को, तो रंगों की तरफ भटके तो देखो भैया यहाँ क्या हो जाएगा, समय से पहले ही निकल लोगे, है ना। उसको पता नहीं होता है बेचारे कीड़े को, वो आता है रंग बिरंगा फूल लेके, अच्छे अच्छे सुगंध देख के, परफ्यूम वगैरह इसीलिए इजाद किए गए हैं, परफ्यूम वगैरह सूंघ के आता है भैया, यहाँ के बैठता है और धीरे से अंदर घुसता है और गया, जय राम जी की, खत्म खेल उसका, है ना। फिर इसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारे प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो उसका नष्ट कर देते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, उसको सोख लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है बेचारे को। आई बात समझ में? तो ये होते हैं कीट भक्षी होते हैं। अब अगले अगर हम बात करें तो अगले होते हैं भैया मृतोपजीवी। इसको कर दो रफ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगले होते हैं मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट्स। अगले कौन होते हैं भैया? मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट्स, है ना। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं ये केवल और केवल मृत ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन या अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मरी हुई चीजों से। ये केवल किससे करते हैं भैया? मृत चीजों से अपना भोजन प्राप्त। सर हम भी तो मृत चीज से ही भोजन प्राप्त कर रहे हैं, हम प्लांट को काट देते हैं, मुर्गा बकरे को काट देते हैं, उसके बाद ही तो अपन पोषण प्राप्त करते हैं। नहीं, हम परजीवी हैं, हम उसकी जीवन लीला को बीच में ही समाप्त कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते? कोई सा भी प्लांट है और प्लांट को अपन पहले मेथी हो गया, गोभी हो गया, आलू हो गया, जितनी भी सब्जियां हैं, साग सब्जियां हैं, जितने भी जीव को अपन भोजन के रूप में जिनका उपयोग किया जाता है, उनका समय, उनका जो उम्र पूरा होने के पहले अपन उनको क्या कर देते हैं? मार देते हैं उनको अपन, और उनसे क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। लेकिन मृतोपजीवी जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं भैया कि पहले वो मर जाए उसके बाद में उसके अंदर लगते हैं भैया। किसी प्लांट में आपने फंगस लगते नहीं देखा होगा, हमारे ऊपर फूलन चढ़ते, नहाओगा नहीं तो थोड़ी बहुत तो चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर डेड सेल रहे, ऊपर क्या रहती है? डेड सेल हो जाती है। अरे 10-15 1 महीने तक मत नहाओ, तुमको यहाँ सफेद सफेद निकलने लग जाएगा, इसके ऊपर से पूरा चमड़ी सफेद सफेद निकलने लग जाएगी। क्यों? डेड सेल हो गई वो क्या है? डेड सेल है, और उसके ऊपर तो फूलन लगेगी, क्योंकि भैया वो क्या है?
मतलब मर गया है तो मृतोपजीवी फिर तो लगे। मरने के बाद में जैसे कोई प्लांट से पत्तियां गिरी, पत्तियां गिरने के बाद में नीचे फैल गई हो और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी, और उसके सड़ने अगर नमी ज्यादा होगी तो तुरंत सड़ जाएगी, 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नमी थी। तो ये जो मृतोपजीवी थे इनको ज्यादा अनुकूलता मिल गई। अभी अनुकूलन भी समझेंगे हम, है ना, ज्यादा उनको एडॉप्टेशन मिल गई, ज्यादा अच्छी। तो क्या बैक्टीरिया पहले ही लग गए उस पर, और उसको बैक्टीरिया, फंजाई, जितने भी मृतोपजीवी हैं वो क्या करे, मान लो कि कोई कीड़ा आया, पहले कीड़े ने खा लिया उसको, बचा हुआ भाग है वो थोड़ा सड़ गया, सड़ने के बाद उसमें बैक्टीरिया लग गए, बैक्टीरिया लगने के बाद वो नष्ट हो गया, पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? फिर वो क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। और उसका उपयोग कौन कर लेते हैं भैया, स्वपोषी कर लेते हैं, खाद के रूप में प्लांट को दे देते कि नहीं दे देते अपन, खाद जो सड़ जाता है उसको। तो भैया ये मृत जीवी है, केवल मृत ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही अपना पोषण प्राप्त करे, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कोई भी डेड बॉडी है, अगर मैं जीवित हूं तो जीवित में मेरे अंदर से बदबू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भैया? क्योंकि मैं क्या अभी जीवित हूं, मैं मरा नहीं हूं। जब मैं मरूंगा और मरने के 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर ही मेरे शरीर से, मेरी बॉडी के अंदर से बदबू आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी, बोलते हैं डॉक्टर की डिकम्पोज होने लग गई बॉडी। तो वो डिकम्पोज कौन करता है? ये मृतोपजीवी करते हैं, ये डिकम्पोजर्स करते हैं। इनको अपघटक के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? अपघटक के नाम से भी जाना जाता है। जो वो बता रहा हूं, अपघटक के नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? अपघटक, डिकम्पोजर। इन्हीं को मृतोपजीवियों को। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं भैया, ये नष्ट कर देते हैं उस जो बॉडी है, उस मृत चीज को क्या धीरे धीरे उसको सड़ाने का काम करते हैं। नालियों से बदबू क्यों आती है? नालियों से बदबू इसीलिए आती है कि जो उसके अंदर पानी रहता है, उसके अंदर कूड़ा करकट रहता है, वो मृतोपजीवियों द्वारा क्या कर दिया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, सड़ाया जाता है। कोई डेड बॉडी पड़ी है तो उसके अंदर से बदबू, खुले में पड़ी है तो उसके अंदर से बदबू क्यों आने लग जाती है? बैक्टीरिया। हमारे पसीने में, पसीना जो हमारा होता है, हमारा जो स्वेट होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती, बदबू नहीं होती है। तो फिर बदबू क्या आती है जिसको ज्यादा पसीना आता है उसको? कि हमारे बॉडी के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ही पसीना आया और बॉडी के ऊपर जो बैक्टीरिया है वो उस पसीने को डिकम्पोज करने लग जाते हैं। डिकम्पोज करने के बाद में उससे बदबू आने लगती है भैया। हाँ बोलो। सर वो जो ब्रिटेन की रानी की डेथ हुई थी ना, तो वो 12 दिन तक उनकी डेड बॉडी रखी थी, 12 दिन के बाद तो उसको कैसे सेव किया होगा? पैराफिन, एक केमिकल है पैराफिन नामक। ये पैराफिन नामक केमिकल में आप किसी डेड बॉडी को रख दोगे तो कई समय तक, कई महीनों तक, आपने देखा होगा वो मुर्दा घर जो होते हैं, मुर्दा घर के अंदर बॉडी जो है, एक तो बर्फ रहता है उसके अंदर और उसमें मिला दिया जाता है पैराफिन। और पैराफिन जो होता है वो बॉडी को, उसके अंदर क्या होता है, मृतोपजीवियों को पड़ने नहीं देता। और पैराफिन के कारण क्या होता है भैया कि वो डेड बॉडी डिकम्पोज नहीं होती। सीधी सी बात है, डिकम्पोज नहीं होती, सड़ती नहीं है, सीधी सी बात है। जब उसके अंदर, उसके ऊपर अपघटक नहीं लगेंगे, तो अपघटक नहीं लगेंगे तो भैया सीधी सी बात है क्या नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगी बॉडी। डिकम्पोज नहीं होगी तो बदबू नहीं आएगी, सड़ेगी नहीं, एज इट इज वैसी की वैसी रहेगी। यही बात कर रहा था कि इसने क्वेश्चन पूछा था कि सर फ्रिज में रख देते हैं हम किसी चीज को तो सड़ती नहीं है कई दिन तक। उसका एक लिमिटेशन होता है कि इतने दिन तक ही नहीं सड़ेगी, उसके बाद सड़ने लग जाती है वो भी। क्यों? क्योंकि अपघटक जो है कम टेम्परेचर या बहुत ज्यादा टेम्परेचर में इनकी जो रिप्रोडक्शन की क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है। जनन की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब जनन की क्षमता कम हो जाती है तो सीधी सी बात, ये डिकम्पोज नहीं कर पाते उस चीज को अत्यधिक मात्रा में, जब निष्क्रिय हो जाते हैं अगर हम कहें तो। जैसे दूध को मैंने आप लोगों को बताया था कि दूध का हम जैसे पाश्चुरीकरण किया जाता है, दूध का पाश्चुरीकरण, तो उसके अंदर के बैक्टीरिया को मृत कर दिया जाता है, निष्क्रिय। हम दूध को जब उबालते हैं तो क्या हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वापस बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। तो दूध को गर्म करके ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक रखा जा सकता है, उसके बाद नहीं रखा जा सकता। फ्रिज के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन, इससे ज्यादा नहीं रख सकता आप फ्रिज के अंदर भी, दूध खराब हो जाएगा, सड़ने लग जाएगा, या उसकी चाय जो है बिल्कुल खराब टेस्ट देगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया लग गया, एक्टिव हो गया बहुत ज्यादा। कम टेम्परेचर होने के कारण दर जो है वो कम हो जाएगी, जो उसका रेट है वो कम हो जाएगा। रेट मतलब पैसा नहीं, दर, जो उसके खराब होने की दर जो है वो कम हो जाएगी केवल। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम उसको जिंदगी भर रख सकते हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं है।
आई बात समझ में आप लोगों को? ये क्लियर हुआ आपको कि मृतोपजीवी क्या करते हैं भैया, अपघटक क्या करते हैं? किसी को कोई दिक्कत है? अरे क्या नहीं है? चलो इतनी पिक्चर समझ में आ गई भैया, किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की? देखो मृतोपजीवी जो है पर्यावरण को सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं से होता है। जो हमारा पर्यावरण है इसी से, मतलब इन्हीं से सबसे ज्यादा इनको क्या होता है, फायदा होता है पर्यावरण को, है ना। इनको हाँ सफाई कर्मचारी भी कह सकते हैं, या अधिकतर इसके अंदर मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के जीव होते हैं। बैक्टीरियास फंजाई भी होते हैं इसके, कवक जगत के भी जीव होते हैं इसके अंदर, प्रोटिस्टा जगत के भी जीव होते हैं इसके अंदर, जो अपघटन का काम करते हैं भैया, जो क्या करते हैं, अपघटन का काम करते हैं। तो इनसे पर्यावरण की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, मतलब सबसे ज्यादा पर्यावरण सुरक्षित रहता है इनसे। और अगर ये नहीं होते हैं, मृतोपजीवी नहीं होंगे या डिकम्पोजर नहीं होंगे, अपघटक नहीं होंगे, तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगी, है ना। हर जगह सीधी सी बात है कि कोई चीज मृत पड़ी है तो फिर वो पड़ी ही रहेगी, वो क्या करेगी, पड़ी रहेगी भैया, वो डिकम्पोज नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, सीधी सी बात है। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुआ? इतनी पिक्चर समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की? अब देखो, अब हम बात करते हैं इसी के अंदर पारिस्थितिकी के अंदर ही अनुकूलन, एडॉप्टेशन की, कि कई प्रकार से जीव जो हैं अपने हिसाब से, या समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अपने हिसाब से अनुकूलन करके जीवन का यापन करते हैं भैया। समझना, ये वाली जो पिक्चर थी ये कंप्लीट हो गई है ना, अपनी जो संबंध था ये कंप्लीट हो गया। अब हम समझेंगे थोड़ा सा अनुकूलन के बारे में, बहुत छोटी सी चीज है ना। जैसे अगर मैं बात करूं भैया, प्लांट जो है अलग अलग प्रकार, मरुस्थल के प्लांट जो हैं वो अलग होते हैं, उनकी अनुकूलनता अलग होती है भैया। पानी में रहने वालों की अनुकूलनता अलग होती है, उनका एडॉप्शन अलग होता है ना। स्थल पे इधर रहने वालों की अनुकूलनता, जैसे अपने यहाँ प्लांट जो पाए जाते हैं वो क्या जो पर्वतों में पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं, वैसे ही प्लांट भैया उसके अंदर पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं अपन, मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं। वैसे ही जैसे यहाँ प्लांट है वैसे जल के अंदर पाए जाएंगे, क्या नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे? क्योंकि अनुकूलन, एडॉप्टेशन नहीं हो पाता है। हम हमारी बात करें, जो दिन भर एसी में रहे, गाड़ी में घूमे भैया, पैसा वाले लोग, वो क्या अगर निकालेगा तुम खेत में दौड़े दो अगर तड़का में, अच्छा भर दफोरी में, तो मरी जाए, वही जाए तो लाल चढ़ जाए वो मरी जाए। क्यों भैया? वो क्या आदत ही नहीं होनी चीज की। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? किसी व्यक्ति ने कभी जिंदगी में काम नहीं किया है और उससे 50 बोरी उतरवा लो, गाड़ी में से नीचे रखवा लो, उससे ये यहां से वहां रखवा लो जरा, क्या बोलते कि एक ट्राली रहते कि छत पे चढ़े थे, देखा चढ़े थे, वो मरी आएगा, वो नहीं चढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आदत ही नहीं है उसको। और एक वही व्यक्ति जो डेली उस काम को करता है, वो क्या करेगा, फट फट नीचे से ऊपर कर देगा, नहीं कर देगा। इसके कारण अनुकूलन हो गया उसके अंदर। अपने मंडी वगैरह में जो हमाल लोग होते हैं वो एक एक कुंटल ऐसे ही उठा के ले जाते हैं, ले जाते हैं। अपन उठाओ, देखा अपन उठाओ, जोश जोश में उठा ही पिलाना, लेकिन रात में 2 दिन तक उठाएगा नहीं फिर अपना से बिस्तर में से। कारण क्योंकि अनुकूलन नहीं है हमारे अंदर, एडॉप्शन नहीं है हमारे अंदर। जल में रहने वाले जीव, स्थल में रहने वाले जीवों में बहुत ज्यादा अंतर है। क्यों? क्योंकि भैया जल में रहने वालों का एडॉप्शन कहाँ है, एडॉप्टेशन कहाँ है, जल का है। जमीन पे रहने वाले जो है उनका जमीन का एडॉप्टेशन है, उनकी शारीरिकी बिल्कुल अलग है। तो ये अनुकूलन के बारे में हम थोड़ी सी चीज समझेंगे। हो गया क्या टाइम? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मैडम, आ रहा है समझ में आपको? नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता। मेरी पहली क्लास में अगर कोई यूं बोल दे कि हाँ मेरे को अच्छा समझ में आ रहा है, मतलब गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि किसी भी टीचर की कोई सी भी क्लास हो, पहली क्लास में किसी को भी अच्छे से समझ में नहीं आता है। आपको आ रहा है अच्छे से समझ में? तो बोलना चाहिए नहीं सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसा क्या? ये समस्या आपको थोड़ी झेलनी पड़ेगी फिर, है ना, थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी। चलो ये पिक्चर समझ में आ गई होगी आपको, जो पुराने हैं उन लोग आप लोगों को तो आ गई होगी, आपको थोड़ी बहुत कम समझ में आएगी जैसे नया टॉपिक शुरू होगा ना तब। क्योंकि मैंने खाद्य फूड चेन का कई बार जिक्र किया, कई बार मैंने फूड चेन के बारे में बात की। अब वो फूड चेन आपने पढ़ी नहीं है, और फूड चेन के बारे में जब नहीं पढ़ा तो ये संबंध जो है ये
चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, है ना, कम समझ में आएगी। थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा पहले समझ में आएगा, सीधी सी बात है। नहीं पढ़ा है तो कम समझ में आएगा, और कभी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत चलता रहता है ना। आगे बात समझ में क्लियर हुआ इतना? चलो अब हम बात करते हैं भैया अलग अलग अनुकूलन के बारे में, है ना, या एडॉप्टेशन के बारे में। चलो टाइम हो गया, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे, है ना, अनुकूलन के बारे में।